नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु चलाए जा रहे इस विशेष कार्यक्रम में सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम 5वीं इकाई के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसमें पाठ्यपुस्तक एवं पुस्तकालय से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ, यह कार्यक्रम आप TSAT के माध्यम से देख रहे हैं। यदि किसी कारणवश आप किसी कार्यक्रम को नहीं देख सकते हैं या नहीं देख पाते हैं, तो उसे YouTube पर भी आप देखकर सुझाव या फिर जो भी आपके प्रश्न हैं उसको प्रेषित कर सकते हैं। यथासंभव हम उनको निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं इकाई जो कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं, मेथड्स जिसे हम कहते हैं, उसकी यह 5वीं इकाई के पहले भाग को हम आज पढ़ेंगे, जिसमें पाठ्यपुस्तक एवं पुस्तकालय से संबंधित विविध आयामों पर हम आज चर्चा करते हैं। तो चलिए, हम सभी को पता तो है ही कि बिना पाठ्यपुस्तक के कोई भी शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक कक्षा कक्ष के सभी विधाओं को पढ़ाने का एकमात्र साधन है। प्राचीन काल में केवल मौखिक शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुलों के अनेक संस्थाओं में या फिर कहीं पर भी ऐसी शिक्षा की परिस्थिति थी कि वहाँ पर गुरुओं द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से उपदेश दिए जाते थे और शिष्य जो है उन उपदेशों को या तो कंठस्थ करते थे या फिर लिखित रूप में उसको रख सकते थे। लेकिन यह भी जो है लिखने का कार्य जो है अधिक से अधिक जो है न के बराबर था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे परिवर्तन आते गए समाज में, विज्ञान ने जैसे जैसे परिवर्तन लाए हैं, जैसे उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसी प्रकार से जो है उसमें भी परिवर्तन आते गया है। तो इसी के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया, जबकि छपाई यंत्र का भी उसमें आविष्कार हुआ था। अध्ययन अध्यापन क्रिया में पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत में पाठ्यपुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। ग्रंथ का अर्थ गूंथना, बांधना, नियमित ढंग से जोड़ना या क्रम से रखना आदि से लगाया जाता है। तो हम सभी को पता है कि अध्ययन अध्यापन के कार्य में पाठ्यपुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना पाठ्यपुस्तक के हम किसी भी कार्य को या फिर कोई भी कक्षा कक्ष में जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है, पठन पाठन का जो कार्य है, उसे हम पूर्ण रूप से या सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक एक साधन है। भले ही वो साध्य न हो, लेकिन एक साधन है बालकों के जीवन में या फिर बालकों के संपूर्ण विकास के लिए। यह एक पहली कड़ी है। इसलिए प्राचीन भारत में भी पुस्तक की जो प्रथा थी, पुस्तक को जो है ग्रंथ नाम से हम अभिहित करते थे। और ग्रंथ का अर्थ यहाँ पर दिया गया है गूंथना या बांधना या नियमित ढंग से जोड़ना। यानी जो हमारी बातें हैं, उन बातों को हम लोग एक क्रमिक रूप से, एक जैसे हम अनुक्रमणिका देखते हैं, उन अनुक्रमणिका में होता क्या है कि किसी पाठ की रचना को या फिर जो विधाएं हैं, उन विधा की रचनाओं को हम किस ऑर्डर में रखते हैं, यह पाठ्यपुस्तक में रखा जाता था। इसलिए पाठ्यपुस्तक को जो है यहाँ पर जोड़ना या फिर नियमित ढंग से जोड़ना या क्रम से रखना आदि संबंधों में या फिर आदि संदर्भों से उसको अभिहित किया जाता है। तो पाठ्यपुस्तक जो है उसे अंग्रेजी में बुक कहा जाता है। बुक शब्द की जो उत्पत्ति है वह जर्मन भाषा के बिक, BEACH, बिक शब्द से उत्पन्न माना जाता है और जिसका अर्थ है वृक्ष। यानी हम जो अंग्रेजी में शब्द इसके लिए प्रयुक्त करते हैं बुक, उसे हम जो है जर्मन के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर परीक्षार्थी ध्यान दें, प्रश्न बनाते समय यह तर्क लगाना चाहिए कि BEACH जनरली हम इसको बीच करके पढ़ने की संभावना है, लेकिन जब जर्मन भाषा में पुस्तक के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, तब जो है यह जर्मन भाषा में बीक शब्द का प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका उच्चारण होता है। इसलिए जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनका शाब्दिक अर्थ न होकर जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका जब उच्चारण करते हैं, तब जो है उसके अर्थ का अलग सा अर्थ हमें लेना होगा। इसलिए अंग्रेजी का जो बुक शब्द है वह जर्मन भाषा के बीक से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है वृक्ष। यानी जैसे वृक्ष में कई सारी टहनियाँ होती हैं, उसका बांधा होता है, तना होता है, उसी प्रकार हर एक पाठ्यपुस्तक में भी वे सारी चीज़ें होती हैं ताकि वो एक विशाल वृक्ष बन सके। अन्यथा शिक्षक जो है किसी भी पाठ को पढ़ाने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि हम मौखिक रूप से आज के संदर्भ में, प्राचीन काल में तो यह संभव था
लेकिन आज के संदर्भ में हम सभी विषय को या फिर अपने पर्टिकुलर किसी एक विषय को संपूर्ण रूप से मौखिक रूप में छात्रों को उद्देश्य नहीं कर सकते या फिर उपदेश नहीं दे सकते। अतः पाठ्य पुस्तक आज के आधुनिक काल के इस संदर्भ में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गुड महोदय ने, गुड यानी एक शिक्षाविद हैं, अन्यथा न लें, गुड ने पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार परिभाषित किया है, मतलब पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्या है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इस पर उन्होंने परिभाषित किया है, उस पर प्रकाश डाला है। एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्यापन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। मतलब एक निश्चित पाठ्यक्रम है। मान लीजिए एक बालक को हिंदी पढ़ानी है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, तो उस हिंदी पढ़ाते समय हमें उस बालक के स्तर को याद रखकर उसके स्तरानुसार हम कौन कौन से पाठ रखने चाहिए, कौन कौन सी विधाओं का हम परिचय उनको देना चाहिए, कहाँ पर उसे पद्य भाग को पढ़ाना चाहिए, कहाँ उसे गद्य भाग को पढ़ाना चाहिए, कहाँ उसको व्याकरण भाग पढ़ाना चाहिए, इन सभी का जो क्रमिक उपक्रम है, उस क्रमिक जो रचना है, उस रचना को व्यवस्थित ढंग से जिस किताब में भी रखते हैं उसे हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं करके गुड महोदय ने यह परिभाषा दी है। इसी के प्रकार क्रोनबेक नामक एक शास्त्रज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। यह थोड़ा सा अटपटा लग सकता है क्योंकि अप्रौढ़ छात्र यानी जिनमें अभी संपूर्णतः विकास नहीं हुआ हो, मतलब जो शिक्षार्थी जो होते हैं वे शिक्षार्जन करने के लिए यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं। जब उनका पढ़ाई स्तर पूर्ण हो जाता है, उसमें कई सारे ज्ञान की बातें उनमें आ जाती है, अतः उनके लिए यह अप्रौढ़ छात्र का उपयोग न होकर जो अभी पढ़ाई के जस्ट शुरुआती दौर में है या फिर जिनकी अभी पढ़ाई शुरू होकर अभी खत्म न हुई हो, उन्हें हम अप्रौढ़ कहते हैं। प्रौढ़ यानी यहाँ पर युवक से न लेकर जिनमें शैक्षिक क्षमताएं थोड़ी सी कम हों, उन्हें शैक्षिक मूलदंडों को या फिर मापदंडों को पूर्ण रूप से प्रेषित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की रचना की जाती है करके क्रोनबेक नामक शिक्षाविद पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो इन दोनों परिभाषाओं को यदि हम देखें तो यह अंदाज़ा लगा सकता है हम कि पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसमें कक्ष में पढ़ाए या सिखाए जाने वाले उन सभी बातों को क्रम रूप से व्यवस्थित ढंग से चित्र के माध्यम से या फिर तथ्यों के माध्यम से उसको सामने रखा जाता है और जिसका उपयोग करके बालक अपने ज्ञान का अर्जन आसानी से कर सकता है। तो यह है पाठ्य पुस्तक और उसके संबंधी परिभाषाएं। उसके पश्चात देखते हैं कि अब हमने पता चला कि पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार कितने होते हैं, यह भी जानना है, क्योंकि केवल एक पुस्तक कई सारे पन्नों को मिलाकर उसको बाइंडिंग करके अगर हम रख दें तो उसे हम पुस्तक किस आकार से कहें, क्योंकि जैसे अलग अलग विधाएं हैं साहित्य के, वैसे ही शिक्षा के कई सारे माध्यम हैं। हम शिक्षा कहीं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, कहीं विधि से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कहीं शरीर विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इन अलग अलग विषयों की पढ़ाई के लिए हमें पुस्तकों के भी कई सारे प्रकार यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकार के अंतर्गत यदि हम देखें तो पहला है सूक्ष्म अध्ययनार्थ किताबें, यानी जिनका बारीकी से विश्लेषण करके उसका गहन अध्ययन करना है, ऐसी सूक्ष्म अध्ययनार्थ किताबें होती हैं। इसका उपयोग प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक किया जाता है, यानी चूंकि ये बालक के या फिर शिक्षार्थी के पहले पायदान पर आने वाली किताबें हैं, इसलिए इसमें सूक्ष्म बातें यहाँ पर बताई जाती है। जैसे क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि बालक का फाउंडेशन, बालक की नींव यदि पक्की हो तो उस पर हम किसी भी प्रकार की इमारत को खड़ी कर सकते हैं। मान लीजिए उसका जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान यानी जो प्राथमिक ज्ञान है, जो मौलिक ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए था, वह अगर कम है या फिर ठीक से न है तो आगे चलकर बालक को दिक्कतें हो सकती है। इसलिए सूक्ष्म अध्ययनार्थ किताबों में जो है मूल बातें, चाहे वो मातृभाषा से संबंधित हो या फिर नई सीखी जाने वाली भाषा से संबंधित हो, जो भी हो, उनमें यह जो है सूक्ष्म रूप से उसका विवरण या विश्लेषण दिया जाता है। मान लीजिए छठी कक्षा के बालक हैं, उन छात्रों को
जो भाषा या फिर वर्णों का जो ज्ञान है पूर्ण रूप से और सही जो माध्यम होता है गलत प्रेषित न हो, इस प्रकार की कुछ ज़रूरतें या फिर बातें ध्यान में रखकर उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी वहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। ताकि क्योंकि यहाँ पर अगर हम तेलुगु राष्ट्र में देखें तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पर 6th क्लास में है उसकी शुरुआत करते हैं। छठी कक्षा में हिंदी का अध्यापन वह शुरू करता है, क्योंकि उसे बड़ी बड़ी बातें न बताकर केवल वर्णमाला को किस प्रकार से हम उसको इंट्रोडक्शन कर सकते हैं और साथ साथ नए नए वर्णों से हम शब्दों को कैसे लिख सकते हैं, चाहे वो संयुक्त अक्षर हो या द्वित्वाक्षर हो, किसी इसी प्रकार के कई अन्य भी। मतलब यहाँ पर सूक्ष्म रूप से उस बात को रखा जाता है जिस बात को हमें बालक के सामने पढ़ानी चाहिए। इसमें सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों क्रियाएं होती हैं। यानी जो सूक्ष्म अध्ययनार्थ किताबें होती हैं वे प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक उपयोग करते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है इनमें या फिर इसमें सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों क्रियाएं होती हैं। यानी ऐसा प्रश्न बन सकता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए किस प्रकार की किताबों का उपयोग प्रचलन में होता है, या फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर किन किताबों को उपयोग में लाया जाता है, या सूक्ष्म अध्ययनार्थ किताबें किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी माने जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न हम लोग बना सकते हैं और उसके कई सारे ऑप्शंस भी देकर जो है हम उसमें से सही उत्तर को छांट सकते हैं। तो यह जो कला हमें अपने आप में विकसित करनी है। तो इसमें सस्वर वाचन, क्योंकि हमने पहले भी जाना है बालक जब छोटी कक्षा में होते हैं तब उन्हें अधिक से अधिक सस्वर वाचन कराया जाता है, ताकि माना कि सस्वर वाचन से ज़्यादा अध्ययन नहीं हो पाता है, लेकिन उनके उच्चारण दोषों को पता करने के लिए या फिर उनमें शब्दोच्चारण की प्रक्रिया को या फिर और अधिक मजबूत बनाने के लिए ऐसे कई कारणों के कारण जो है हमें यह पढ़ाया जाता है। साथ साथ सूक्ष्म अध्ययनार्थ जो किताबें होती है उनमें हम मौन वाचन से संबंधित क्रियाओं का भी उसमें निहित करते हैं। यानी सस्वर वाचन के उपरांत मौन वाचन संबंधी उसे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, मौन वाचन कैसे किया जाना है, उससे क्या लाभ होते हैं, इन सभी बातों को वो अनायास रूप से जानने लगता है। इसलिए जो पहले प्रकार की जो पुस्तक यहाँ पर बताई गए हैं उनमें सूक्ष्म अध्ययनार्थ किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसे पठित पुस्तकों की कोटि में रखा जाता है, क्योंकि ये पढ़ने वाली किताबें हैं। सस्वर वाचन में हम पढ़ते हैं, मौन वाचन में भी हम पढ़ते हैं, जबकि उसके शब्दों से ही पता चल रहा है। इसलिए ये जो किताबें हैं पठित पुस्तकों की कोटि में, पठित अपठित ऐसे दो पुस्तकों के प्रकार होते करते हैं। तो इसमें पठित जो पुस्तकें हैं उसकी कोटि में सूक्ष्म अध्ययनार्थ किताबों को रखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो है गहन अध्ययनार्थ किताबें। सूक्ष्म अध्ययन और गहन अध्ययन, मतलब गहन मतलब जो विचारशील या फिर केंद्र को, मतलब किसी समस्या के मूल को, केंद्र को समझकर उसको कैसे हम निवारण कर सकते हैं, या फिर समाजशास्त्र से संबंधित कोई गहन अध्ययन हो या फिर आलोचना से संबंधित कोई गहन अध्ययन करनी हो तो उसके लिए अलग किताबें होती हैं। जैसे छठी कक्षा की भी एक पाठ्यपुस्तक होती है, हिंदी साहित्य से संबंधित भी एक किताब होती है, व्याकरण से संबंधित भी किताब होती हैं। हाँ, इसलिए उन सभी किताबों को हम लोग एक प्रकार की कोटि में नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो गहन अध्ययन होता है, जो बहुत ही डीप वाचन जिसके द्वारा किया जाता है, उन्हें गहन अध्ययनार्थ किताबें कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना व स्व अध्ययन का विकास करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना आदि होता है। यहाँ पर एक टंकन की दोष देख सकते हैं आप। इसके लिए हमें खेद है, जितनी भी मतलब कोशिश रही हमारी कर रहे हैं ताकि वर्तनी दोष न रहें, फिर भी इतने प्रयासों के बावजूद भी अगर कुछ रह जाता है तो वह हमारी कमज़ोरी है, आप माफ़ करेंगे। तो गहन अध्ययनों के जो किताबें होती हैं उनमें और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि छात्र के ज्ञान में वृद्धि करना और साथ साथ स्व अध्ययन का विकास करना। मतलब जब गहन अध्ययनों की किताबों की पढ़ने की वह इच्छा जागृत होती है उसमें, इसका अर्थ है कि उसमें स्व अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास हो चुका है। क्योंकि
जब बालक अपनी समस्याओं को खुद समझकर उसका निवारण करने लगता है तो उसमें वह पूरे बातें याद आ जाती हैं जिनमें वह अपने उन समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसलिए यह जो गहन अध्ययनार्थ किताबें होती हैं वह स्व अध्ययन या ज्ञान में वृद्धि करने के लिए साथ साथ शब्द भंडार में वृद्धि करने के उद्देश्य से ये किताबें रखी जाती है। यानी जैसे एक बालक है, उसे सबसे पहले तो प्राथमिक स्तर पर उसको शिक्षण कला में निपुण होना पड़ता है, पढ़ने, उसके अर्थ को जानने, ऐसे नई नई बातों को सीखता है। साथ साथ क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक किताब में जो शब्दावली होती है ज़रूरी नहीं कि उसी प्रकार की शब्दावली दूसरी किताब में हो। इसलिए यहाँ पर यह बात थोड़ी सी क्लियर करनी होगी कि बालक जैसे जैसे उसके शिक्षा का क्रम बढ़ते रहता है वैसे वैसे वह जो है उसके ज्ञान में, शब्द भंडार में और स्वाध्याय में वह उपयोग करते हुए बड़े बन जाते हैं। इसलिए गहन अध्ययनार्थ किताबों का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है शब्द भंडार में वृद्धि करना, उसके स्वाध्याय में परिवर्तन लाना, साथ साथ ज्ञान को और पुष्ट बनाना या फिर और मजबूत बनाना या और प्रौढ़ बनाना उसके ज्ञान को। इसके पश्चात देखिए माध्यमिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। जो गहन अध्ययनार्थ जो किताबें हैं वे माध्यमिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। इन्हें द्रुत वाचन की पुस्तकें या अपठित पुस्तकें भी कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दूसरे प्रकार की किताबें हैं पुस्तकों के प्रकार में, जो गहन अध्ययनार्थ किताबें हैं उन्हें द्रुत वाचन की पुस्तकें या अपठित पुस्तकें भी कहते हैं। मतलब द्रुत वाचन, द्रुत यानी जलद गति से पढ़ने लायक, द्रुत वाचन या फिर जोर जोर से या फिर एकदम तेज गति से पढ़ना, उसे कहते हैं द्रुत वाचन। या अपठित पुस्तकें मतलब कक्षा कक्ष में गहन अध्ययनार्थ जो किताबें होती हैं उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे अवान्तर वाचन यानी अपने कक्षा कक्ष से संबंधित न होते हुए उसके अलावा जो हम अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो किताबें होती हैं उन्हें अपठित किताबें कहते हैं, जो कि दूसरे प्रकार की पुस्तकों में आता है। सवाल ऐसे भी बन सकता है, द्रुत वाचन की पुस्तकें या अपठित पुस्तकें किस संदर्भ में उपयोग लाई जाती हैं? तो हमारा उत्तर होगा गहन अध्ययन के लिए, क्योंकि हम 8वीं कक्षा के छात्रों को जितने भी विषय होते हैं उन विषयों के अलावा यदि वो कुछ और पढ़ने के इच्छुक हैं, चाहे कोई कहानी संग्रह हो, कविता संग्रह हो या फिर कोई उपन्यास हो, लघु उपन्यास, उन सभी को पढ़ते समय ज़रूरी नहीं कि उससे संबंधित प्रश्न आपकी 8वीं कक्षा की किसी परीक्षा में पूछे जाए, क्योंकि वह उस पाठ्यक्रम के अलावा पढ़ रहे हैं, मतलब पाठ्यक्रमेतर वो क्रियाएं हैं। इसलिए अपठित किताबें, अपठित यानी न पढ़ी जाने वाले, ऐसे नहीं, मतलब हमारी कक्षा कक्ष से संबंध न होकर भी जिनका हम अध्ययन करते हैं उन्हें अपठित पुस्तकें कहते हैं। या फिर इसका एक और नाम है द्रुत वाचन की पुस्तकें, यानी जो जल्दी जल्दी पढ़ने के लायक हो या फिर पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे पुस्तकों को हम गहन अध्ययनार्थ किताबें, अपठित किताबें या फिर द्रुत वाचन की किताबें। देखिए एक ही पुस्तक के कितने सारे नाम, मतलब एक ही प्रकार के पुस्तकों को 3 नामों से यहाँ पर जाना जा रहा है। इसलिए गहन अध्ययनार्थ किताबों को निम्न नामों से भी संबोधित करते हैं, या फिर इनमें से किन नाम से संबोधित करते हैं, ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना है गहन, गहन यानी बहुत डीपली सोचना, बहुत सखोल ज्ञान उसका प्राप्त करना, मतलब वो बहुत ही विचारमय किताबें हो सकती है और वो कक्षा कक्ष में पढ़ाने लायक या पढ़ने लायक कोई आवश्यकता नहीं है, या वो जलद रूप से पढ़ने वाली किताबें हैं। इसलिए उसके शब्दों से भी हम थोड़ा सा लिंकअप करते हुए, एक दूसरे को अटैच करते हुए चेन सिस्टम के माध्यम से यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें बेहतर हम साबित हो सकते हैं। तो हमने पाठ्यपुस्तक की परिभाषा देखी, पाठ्यपुस्तक के प्रकार भी देखे, लेकिन पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता कितनी है? क्या पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता है? क्या हम पाठ्यपुस्तक के बगैर किसी भी शिक्षा कार्य को हम लोग नहीं चला सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों का जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर हम उसमें चर्चा कर रहे हैं।
पाठ्य पुस्तक में अनेक प्रकार की सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, अतः सूचनाओं के संग्रह के लिए इनकी आवश्यकता है। देखिए, जैसे हमने पहले कहा कि पाठ्य पुस्तक में कई सारी बातें, कई सारी सूचनाएं एक ही स्थान पर मिलती हैं और सूचनाओं के संग्रह के लिए इनकी आवश्यकता होती है। जो अलग अलग प्रकार की छात्रों को हम सूचनाएं दे रहे हैं, उन सूचनाओं को देते समय उनसे संबंधित जो नियम हैं, उदाहरण हैं, उन सभी को हम जो है यहाँ पर प्रेषित करना चाहिए, क्योंकि पाठ्यपुस्तक एक माध्यम है हमें नई नई सूचनाओं को या फिर नए नए प्रकार के बातों को वहाँ पर बताने के लिए। इसलिए जो सूचनाओं का अलग अलग संग्रह यहाँ पर होता है, उस संग्रह को हम यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, जो कि छात्र के गुण में या फिर उसके ज्ञान में वृद्धि होने के लिए वह काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है पाठ्यपुस्तक में अनेक प्रकार की सूचनाएं होने के कारण उसकी आवश्यकता हमें ज़रूर है, क्योंकि छात्र को केवल एक कक्षा में हम लोग किसी एक ही पाठ के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6वीं कक्षा का बालक है या फिर बालिका है, उनके लिए मान लीजिए आम ले लो आम, यह एक पाठ है, पहला ही पाठ है, काव्य पाठ है, वो छोटी सी कविता है छात्रों को समझाने के लिए। तो केवल उसी एक को पढ़ाने के बाद वह दूसरे कक्षा में प्रवेश करता है, ऐसी बात नहीं है। पहले पाठ में उसे कुछ नई नई बातों को सीखने की मिली, पहले पाठ में हो सकता है उसको कुछ नए वर्णों को सीखने को मिला, या फिर पहले पाठ में उसे केवल गीत गाने की कला का विकास कैसे करना है इसके संदर्भ में बात बताया गया, या फिर केवल उसमें आए शब्दों के प्रकार को या फिर उन वर्णों को पहचानने की उसमें कला के बारे में सूचनाएं दी गई हों। मतलब ऐसे अनेक प्रकार की सूचनाएं हमें एक ही स्थान पर मिलती हैं। जैसे 6वीं कक्षा को पूर्ण करने के बाद हम यह देखते हैं कि बालक वर्णमाला से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है, 12 कड़ी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है, संयुक्ताक्षर या द्वित्वाक्षर से संबंधित बातों को वह जान सकता है। इसलिए यह पाठ्यपुस्तक की अनिवार्यता होती है या फिर आवश्यकता होती है कि वह जो है अपनी अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। इसलिए हमें सूचनाओं के संग्रह के लिए पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता नितांत दिखती है। दूसरा जो बिंदु है, मतलब दूसरी आवश्यकता पाठ्यपुस्तक की, यह कि पठित पुस्तक को पुनः स्मरण कराने में ये सबल साधन है। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि हम जो पाठ पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं, ज़रूरी नहीं कि मतलब हम जो पढ़ाए हैं अब उसके बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े, ऐसा कतई नहीं होता है। इसलिए जो पहले से पढ़ाया हुआ है पाठ, उसे कुछ दिनों के बाद पुनः स्मरण में लाने के लिए या फिर उसमें बताई गई बातों को पुनः स्मरण करने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नितांत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब जो है कुछ बातों को जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उन बातों को हम लोग विस्मरित कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं अपने जेहन में से। इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं उसको हम पुनः पुनः याद करने के लिए, पुनः उसका स्मरण कराने के लिए पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र माध्यम है, एकमात्र साधन है। यानी जो पढ़ाई गई बातें हैं उसे हम पुनः याद करने के लिए ऐसी किताबों को हम इस्तेमाल करते हैं या फिर उनकी आवश्यकता यहाँ पर जान पड़ती है। और अंत में यहाँ पर बताया गया है पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य नहीं। मतलब पाठ्य पुस्तकें जो है वह एक साधन है, साध्य बिल्कुल नहीं। मतलब एक छात्र को एक कक्षा में कौन कौन सी बातों का ज्ञान हम कराना चाहते हैं, उन बातों को या फिर उन सूचनाओं को हम कहाँ तक उसको प्रेषित कर सकते हैं, इसके लिए ये एक माध्यम है, एक साधन है, लेकिन साध्य कतई नहीं। यह ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो बातें हम छात्र को बतानी चाहते हैं एक कक्ष में, तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मतलब उन बातों को छात्र ठीक से ज्ञात कर सकते या फिर आसानी से उसको समझ सकें। लेकिन जैसे कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में, कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो कम प्रतिभाशाली होते हैं या फिर जिन्हें समझ में ठीक से नहीं आता हो, मंद बुद्धि के बालक भी हो सकते हैं, या फिर कुछ शारीरिक कमियों के कारण जो है उनको वो ठीक से समझ में नहीं आते, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं, वे पाठ्य पुस्तकें हमें एक साधन के रूप में काम आती हैं।
हमें छठी कक्षा में वर्णमाला, मात्राएं, स्वर व्यंजन, 12 खड़ी, शब्दों के प्रकार, इन सभी को पढ़ाने के लिए हमें एक किताब की ज़रूरत है। मतलब वे सभी बच्चों तक प्रेषित कराने के लिए, पढ़ाने के लिए वे एक साधन है। उसमें वो बच्चे कितना पारंगत हुए हैं, कितना उस ज्ञान को वे ग्रहण कर सके हैं, यह तो मतलब वैधता ही बता सकता है, उसका परीक्षण ही वो बता सकता है। इसलिए एक कक्षा में ये पाठ्य पुस्तक हम पढ़ा दिए, इसका अर्थ यह कतई नहीं कि बच्चे को छठवीं कक्षा के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम रखा हुआ है उस सभी का ज्ञान उसको प्राप्त हो। इसीलिए पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं करके बताया गया है। तो ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए, इस पर भी चर्चा होती है। मान लीजिए हम पुस्तक मंडल या फिर पुस्तक परामर्शदाता मंडल में या फिर पुस्तक निर्माण के समिति में शामिल हैं। यदि हमें बालक के स्तर का ज्ञान नहीं है तो हम बालक को गला घोंट सकते हैं, क्योंकि जब उसके स्तर की, उसके आयु की, उसके मानसिकता की या फिर उसके उम्र के अनुसार उसके शारीरिक गठन की अगर हमें जानकारी नहीं है तो उसमें गड़बड़ी आ जा सकती है। इसलिए बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, छात्रों को विषय विविधता एवं शैली विभिन्नता के दर्शन कराना, यह पाठ्यपुस्तक के निर्माण का सिद्धांत माना जाता है। मतलब पाठ्यपुस्तक के माध्यम से हम छात्रों के कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, मतलब तार्किकता का विकास हम उनमें करा सकते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, उसका उत्तर हम कक्षा में पहले से ही बता दिए हैं, बताने के बावजूद भी उसी से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न हम उसको गृह कार्य के रूप में देकर उससे संबंधित जो कल्पनाएं हैं उसके बारे में उसकी क्या विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को वो पहचान कर उनके बारे में वो एक आलेख तैयार करता है, जो पाठ्यपुस्तक निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ कल्पना शक्ति का विकास करना भी इसका एक पाठ्यपुस्तक निर्माण का एक सिद्धांत है। दूसरी यहाँ पर बात बताई गई है, छात्रों को विषय विविधता एवं शैली विभिन्नता के दर्शन कराना। एक विषय में कितनी विविधता हो सकती हैं? केवल हम कविताओं को पढ़ाकर ही छठवीं कक्षा को छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, या फिर केवल कहानियों को बताकर हम कक्षा में छात्रों को परिपूर्ण नहीं बना सकते हैं। यही कारण है कि कक्षा में या फिर किसी एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय उनके सिद्धांतों की ओर ध्यान दिया जाता है। मतलब छठी कक्षा के बालकों को हम विषय विविधता से संबंधित या फिर शैली विभिन्नता से संबंधित किस प्रकार का दर्शन हम करा सकते हैं। शैली विभिन्नता मतलब दूसरी अलग अलग प्रकार, उसकी शैलियाँ, उसका वे ऑफ टीचिंग, उसका वे ऑफ लर्निंग उसका अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर विविधता जो है वह विषय से संबंधित हो सकती है या फिर शैली से संबंधित हो सकती है। विषय में जिस प्रकार से हम लोग पहले भी कहा है कि जो बातें हम छठवीं कक्षा के बालकों को समझाना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, उनका कहाँ तक वह उपयोग कर सकता है, इसके संबंध में जो है हम विभिन्नता से, एकरूपता से सोचना चाहिए, जिसका हमें सरल से उत्तर मिलने में कठिनाई नहीं होती है। दूसरा है, ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने की प्रेरणा प्रदान करना पाठ्यपुस्तक निर्माण के सिद्धांत का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मतलब ज्ञान को व्यावहारिक रूप देना, बिना व्यावहारिक रूप दिए हम किसी भी पाठ को ठीक से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। छठवीं कक्षा में प्राप्त किए हुए ज्ञान का हम जो है व्यावहारिक रूपों में अगर उपयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो है शिक्षण निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान को व्यावहारिक रूप मतलब हमारे जीवन से संबंध जोड़कर या फिर पाठ्यपुस्तक में पढ़ी बातों का और हमारे जीवन के लक्ष्यों का, आदर्शों को, उन दोनों को मिलाकर अगर हम संबंध स्थापित कर सकते हैं या फिर करते हैं तो ऐसे समय में पाठ्यपुस्तक का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत बन सकता है। क्योंकि जो भी हमने सीखा है उस सीखी हुई चीज़ को हमारे जीवन में उसका क्रियान्वयन करना। मान लीजिए अनुशासन से संबंधित कोई एक पाठ हमने पढ़ाया, तो उसी प्रकार का अनुशासन भी हम अपने में आत्मसात करना चाहिए या फिर ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। मतलब पाठ का उद्देश्य यहाँ पर सफल बन जाएगा।
न केवल पढ़ने से बल्कि कई सारे उदाहरणों को देकर, कई संस्मरणों को समझाकर, बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं, महानविद हैं, हाँ, उन सभी के जीवन के अगर कुछ प्रसंग आपको याद आते हैं तो उन बातों को छात्रों तक पहुंचाते हुए हम इसे सफल रूप प्रदान कर सकते हैं। और छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि को उत्पन्न कराना भी इस सिद्धांत का निर्माण है। मतलब छात्रों में स्वाध्याय करने की जो प्रवृत्ति है वह अपने आप में नहीं आती है, जनरली ऐसे नहीं आती है। अनायास रूप से जो है उसको यदि कुछ आता है तो वह भी कुछ देन ही समझनी चाहिए। लेकिन अधिकतर छात्रों को स्वाध्याय करने के लिए या फिर स्वाध्याय करने के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न कराने के लिए हम ऐसे सिद्धांत निकालते हैं। मतलब जो छात्र है उस छात्र में स्वाध्याय के प्रति रुचि को उत्पन्न करना, हमें जो पढ़ाया जा रहा है केवल उसी का अध्ययन न करके जो शायद कल पढ़ाने वाले हों या फिर उस पाठ में और कौन कौन सी नई बातें बताई जाने वाली हैं, इन सभी को वह रुचि के रूप में आत्मसात करता है और उसका उत्पन्न करके जो है वह सफल छात्र बनने की या फिर सफल नागरिक बनने की होड़ में वह निकल जाता है आगे। इसलिए यह भी जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पाठ्यपुस्तक के निर्माण का। अब हमने देखा कि मतलब पाठ्यपुस्तक क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, हाँ, उसे किस किस क्रम में उपयोग में लाया जाता है, उसके कौन कौन से परिभाषाएं हैं, यह सारी चीज़ें जो है हमने देखी। अब अच्छे पाठ्यपुस्तक के गुण भी होते हैं। बिना अच्छे पाठ्यपुस्तक के गुणों के हम लोग कुछ भी सिखा नहीं सकते। अतः इस क्रम में ये पाठ्यपुस्तकों के विशेष गुण हम देख सकते हैं। उनमें पहला है आभ्यंतरिक गुण। इसमें भाषा शैली, पाठ्य विषय आदि से संबंधित बातों का हम विवरण देखते हैं। आभ्यंतरिक मतलब जो इंटरनल हो, जो अंदर की ओर अपने आप में निहित हो। पाठ्यपुस्तक के जो गुण हैं उसमें आंतरिक आभ्यंतरिक गुण में जो है हम इसे आंतरिक गुण भी कह सकते हैं। आभ्यंतरिक या आंतरिक गुण, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसमें हर विधा के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी शैली कौन सी है, पाठ्य विषय से संबंधित जो सामग्री इकट्ठा की गई है क्या वह प्रामाणिक है। ऐसी सभी चीज़ों को हम अपनाकर यहाँ पर एक नया पाठ या फिर नए पाठ्यपुस्तक का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। जैसे भाषा यदि छात्र के स्तर के अनुकूल न हो, मान लीजिए उच्च विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले या फिर पढ़ने वाले छात्र को यदि हम 8वीं कक्षा की किताब उनके हाथ में थमाते हैं तो वे हंसी का पात्र बनते हैं, क्योंकि 8वीं कक्षा में जो पाठ छात्रों के उम्र के लिहाज से या फिर उनके योजनाओं के अनुसार बनाया जाता है उसमें वे बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। इसलिए उसके स्तर को भी याद रखना है, उसकी भाषा को और उसकी शैली को या पाठ्य विषय से संबंधित बातों को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है पाठ्यपुस्तक के गुण में वह बाह्य गुण, जो मतलब बाहरी रूप से इस गुण की प्रवृत्ति करता है, यानी आंतरिक गुण और बाह्य गुण। अब हो सकता है विचार आ सकता है कि मतलब बाह्य गुण की क्या विशेषताएं हैं, बाह्य गुण कौन सा कारक होता है इसमें, बाह्य गुण न होने से उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आंतरिक गुण जिस प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं उसी प्रकार बाह्य गुण भी जो है अपने आप में विशाल और समृद्ध होते हैं, जिनमें पुस्तक का आवरण, मुद्रण, साज सज्जा आदि होते हैं। देखिए हम जो निचली दर्जा की किताबें होती हैं उनमें अक्सर यह देखते हैं कि उसका जो आवरण है, उसका जो कवर है वह ठीक से प्रेषित नहीं करता है। और एक किताब इतनी अच्छी होती है कि उसके उस प्रथम पृष्ठ को देखकर ही हमें खरीदने का मन करता है। जैसे हम विविध किताबों के मेलों में जाते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के अट्रैक्टिव योजनाएं बनाकर जो है या फिर अट्रैक्टिव रूप से उसको छाप कर बेचे जाते हैं। मतलब पुस्तक का आवरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण गुण माना जाता है पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत। और साथ साथ मुद्रण, हम ऐसे कई किताबें जानते हैं जिनमें हड़बड़ी के कारण या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण जो है वहाँ पर एक ही बताया गया वाक्य पुनः पुनः आता हो या फिर जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित बातों को या फिर उसके बातों का मुद्रण ठीक से नहीं हुआ हो। मुद्रण यानी प्रिंटिंग,
हम ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं जिनमें मुद्रण ठीक से नहीं होने के कारण हम उस किताब के भाव को समझ में नहीं आता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो महत्वपूर्ण शब्द है जिस पर वो पूरा डिपेंड है। कल हमने पढ़ा था कि मतलब कुछ विधियों में, भाषा शिक्षण की विधियों में हमने देखा था कि मतलब कोई एक प्रश्न जो है वहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ठीक से हमें नहीं दिखाई देता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हमें याद रखना है। और साज सज्जा, किताब की साज सज्जा के यह तात्पर्य है कि उसका रख रखाव, क्या हम उसे बहुत ही प्रिजर्व करके रखते हैं, क्या फिर हम उसके टूटने फटने, नीचे गिरने से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें वह करना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी दूसरे टीचर ने या फिर कक्षा अध्यापक ने या फिर दूसरे अध्यापक ने आपकी किताब मांगी है तो आपको सहर्ष देने के लिए आगे आना चाहिए। कुछ छात्र कक्षा में ऐसे होते हैं कि वे पुस्तक के पन्नों को या फिर चित्रों को फाड़कर परियोजना कार्य में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं। इसलिए उसका जो साज सज्जा है वह भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह दिखने में किस प्रकार से है। अब 6वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक की ही बात करें, मैं बार बार चालू शिक्षण पद्धतियों की किताबों की इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये हमारे द्वारा देखी गई हैं और जो हम हमारे व्यवहारिक रूप में जो जिन बातों को हम लोग अक्सर देखा करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बहुत ध्यान से रख सकते हैं स्मरण में। इसलिए इन बातों को मैं बता रहा हूँ। तो साज सज्जा के अंतर्गत मान लीजिए उसका जो आवरण है वह 6वीं कक्षा के छात्रों के लिए कुछ अलग सा होता है, उच्च विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाने वाले छात्रों का आवरण अलग होता है। इन दोनों का जो स्तर है उसको ध्यान में रखकर उसको यह बनाया गया होता है, क्योंकि जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं उनमें अधिकतर जो है पाठ्यपुस्तक का जो आवरण है, मुख पृष्ठ जो है वह बहुत ही रोचक, कलरफुल, अलग अलग चित्रों के माध्यम से, अलग अलग एनिमेशन के माध्यम से उसको बनाया जाता है ताकि बच्चे उसे देखकर उससे पढ़ने की उनमें लालच पैदा हो, पढ़ने की वे जिद करें, उनके चित्रों को देखने का वे जिद करें। इसीलिए इतने अट्रैक्टिव रूप से उसको सजाया जाता है। यह है साज सज्जा, जो कि बाह्य गुण के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक गुण में भाषा, शैली, पाठ्यपुस्तक के विषय क्या क्या है, किसी छात्र को कौन कौन सी नई बातें जाननी है या फिर जाननी चाहिए, इन सब का जो ब्यौरा है, उसका जो विवरण है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो पाठ्यपुस्तक के जो मुख्य गुण हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं: सोद्देश्यता, उपयुक्तता, विषय विविधता, रोचकता, जीवन से संबद्धता, क्रमबद्धता, आदर्शवादिता, शुद्ध मानसिकता, नाम, आकार, कागज, मुद्रण, चित्र, जिल्द और मूल्य। ये जो मुख्य गुण हैं, इन मुख्य गुणों में सोद्देश्यता मतलब एक कक्ष में पढ़ाए जाने वाली किताब में उसके उद्देश्य क्या है, 10वीं कक्षा के छात्रों को कौन कौन से पाठ हमें रखने चाहिए जिससे कि हम उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकें और हमें जो लक्ष्य या फिर उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको हम कहाँ तक प्रेषित कर सकते हैं। इसलिए सोद्देश्यता जो यहाँ पर पहला बिंदु बताया गया है उसका यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है उपयुक्तता। यदि हम 10वीं कक्षा के छात्र को हम 6वीं कक्षा की अगर किताब देते हैं तो उसकी उपयुक्तता निरर्थक होगी। हमें पाठ्यपुस्तक में दिए जाने वाले विषय, उसका कंटेंट, उससे संबंधित भाषा, यह सारी जो चीज़ें हैं वे सारी की सारी चीज़ें छात्र को उपयोगी होनी चाहिए, यानी वह उसका उपयोग अपने जीवन काल में भी करने लायक होनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी उपयुक्तता यानी पाठ्यपुस्तक की उपयुक्तता उसका निरर्थक रूप होगा। साथ साथ विषय विविधता भी होनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी कहा कि विषय विविधता में एक कक्ष में जब पाठ्यपुस्तक बनाई जाती है तो उसमें कई प्रकार के या कई विधाओं के बारे में बताया जाता है। जैसे 10वीं कक्षा में है संस्मरण, कहानी, कविता, यात्रा वृत्तांत, निबंध, संवाद, पत्र लेखन, ऐसे कई प्रकार की चीज़ों को हम इसमें प्रेषित करते हैं, रखते हैं।
मतलब विषय विविधता, केवल एक ही प्रकार के पाठ न हों। बीच बीच में बच्चों को केवल पढ़ने के लिए और आनंद लेने के पाठ को भी आजकल रखा जा रहा है। आप नई किताबों में इसको देख सकते हैं। तो विविधता से पूर्ण, विविधता से भरा हुआ वह पाठ्यपुस्तक हो, यह पाठ्यपुस्तक के मुख्य गुणों में आता है। रोचकता, बच्चे नई नई बातों को या फिर जानने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें एक जिज्ञासा होती है नई बातों को जानने का, वो रोचकता उसमें होनी चाहिए। पाठ के भावों को हम सरल रूप से पढ़ाने की कला तो हम लोग जानते हैं, लेकिन यदि उस पाठ में कुछ बताने लायक है ही नहीं तो हम वहाँ पर सृजन तो नहीं कर सकते हैं नए रोचकता की। इसलिए विविधता के साथ साथ छात्र जो है उसे पढ़ने में थोड़ा सा अधिक उदर हो, क्योंकि ऐसा न होने से जो है उसकी रोचकता शून्य कहलाएगी। दूसरा है गुण जीवन से संबद्धता, यानी जो पाठ्यपुस्तक हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं या फिर जिस पाठ्यपुस्तक के हम कंटेंट को पढ़ा रहे हैं वह जीवन से कितना संबंधित है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे द्वारा पढ़ाया जाने वाला या फिर पठन पाठन कराया जाने वाला जो भाग होता है वह अपने जीवन से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक प्रकार से संबंध मिला देता है, उसका संबंध जुड़ जाता है। इसलिए जो पाठ्यपुस्तक होते हैं उनके एक विशिष्ट गुण के रूप में यह देखा जा सकता है कि वह जीवन से संबंधित हो, जीवन से उसका संबंध या सरोकार हम बना सकें, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। उसके पश्चात है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब एक उसका सीक्वेंस होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए। कहीं भी कभी भी कुछ भी हम यदि पढ़ाएं, जैसे मान लीजिए अक्सर हमेशा यह देखा जाता है कि पाठ पढ़ाते समय या फिर पाठ्यक्रम बनाते समय अधिकतर किताबों को पहले पहल कविता से शुरू किया जाता है। मतलब किसी कक्ष की पाठ सामग्री को कहानी से शुरू किया जाता है या फिर प्रश्न पत्र के माध्यम से शुरू किया जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि ऐसा करने से उसमें जो क्रमबद्धता है वह मार खाती है, वह पूर्ण रूप से स्थगित हो जाती है। इसलिए कविता के माध्यम से अगर हम क्रम बनाएं, कविता, कहानी, कोई और गीत हो, उसके साथ साथ कोई दूसरी विधा हो, ऐसा करने से जो है उसमें क्रमबद्धता का विकास होता है। मतलब केवल हम छात्र को एक ही कक्षा में यदि एक ही विषय को पढ़ाएंगे तो उसका विकास तो अधूरा रहेगा। केवल एक ही विषय में उसको पारंगत बनकर वह अपने ज्ञान का बंटवारा तो नहीं कर सकता। अतः क्रमबद्धता भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि जीवन से संबद्धता या फिर विषय से संबंधित विविध रोचकताएं। उसके पश्चात है आदर्शवादिता। छात्रों को हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उन पाठों के कंटेंट को वह पढ़कर एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण उसके मन में हो, एक आदर्श विचारधारा उसके मन में प्रवाहित हो। इसलिए यदि हम प्रयत्नशील रहेंगे तो पाठ्यपुस्तक सबसे अच्छे माध्यम कहलाएंगे। क्योंकि बच्चे जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं, जिस समाज से वे आते हैं, ज़रूरी नहीं कि उस समाज में बोली जाने वाली भाषा या फिर उस समाज के संस्कार या फिर उस परिवार के संस्कार महान हो या फिर उच्च हो, लेकिन ऐसा न भी होने से हम पाठ्यपुस्तक के माध्यम से उस आदर्श को या फिर उन आदर्शों को हम उनके जीवन में ला सकते हैं। इसलिए पाठ्यपुस्तक के मुख्य गुणों में आदर्शवादिता भी एक मुख्य गुण है। उसके पश्चात है शुद्धता। पाठ्यपुस्तक बनाते समय उसकी शुद्धता पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि स्वच्छता या शुद्धता उसमें नहीं है, चाहे वो भाषा के रूप में हो, शैली के रूप में है, मुद्रण के रूप में हो या फिर चित्र देखने के माध्यम से हो, उसमें किसी भी प्रकार के त्रुटियों को हम न गिने, एकदम शुद्ध रहें। तीसरा एक मुख्य गुण है मौलिकता। उसकी मौलिकता पर भी बहुत बड़े प्रश्न होने लगते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य इस कक्ष में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक छात्र उनको आत्मसात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए
जो मौलिकता से संबंधित होती हैं। उसके बाद नाम। पाठ्यपुस्तक एक कक्षा की है और उसका शीर्षक हम बिल्कुल ऊंचे दर्जे का रख दिया, तब भी संभव नहीं है। इसलिए आप देखिए, 6वीं कक्षा में जो किताब है उसका नाम या फिर उसका शीर्षक दिया है बाल बगीचा। एक मतलब बाल बगीचा। बाल बगीचा कहते हैं, हमारे मस्तिष्क में एक जहन में एक बात याद आती है कि अच्छा, यह जो है छोटे छोटे बालकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हाँ, कई सारे उद्यान, इन सारी चीज़ों को छात्र बहुत याद करते हैं या फिर बहुत पसंद करते हैं। और पशु पक्षियों को खेलना या फिर खेलने के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड होता है, उसके माध्यम से भी यह हम कह सकते हैं। तो इसलिए जो शीर्षक होता है, शीर्षक काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। शीर्षक के अनुसार ही हम किताब की मौलिकता को भी पहचान सकते हैं। इसलिए नाम भी बहुत विश्वास रखता है पाठ्यक्रम के मुख्य गुणों में। इसलिए एक और यहाँ पर बात बताई गई है, वह है आकार। 6वीं कक्षा के बालकों को या 10वीं कक्षा के बालकों का जो पाठ्यक्रम होता है या फिर पाठ्यपुस्तक होता है, उस पाठ्यपुस्तक में यह गुण होने चाहिए कि वह किसी छोटे छात्र के द्वारा उठाए जाने लायक या फिर पढ़े जाने लायक ऐसी सुविधा उसमें उत्पन्न हो। ठीक, इसके साथ कागज। हम अक्सर देखते हैं कि मतलब कम दर्जे का, मतलब कम क्वालिटी का पेपर होने के कारण, कागज होने के कारण मुद्रण जो है एक बाजू से दूसरे बाजू में भी हमको दिखकर पढ़ने में असुविधा होती है। ऐसे मुद्रण दोषों को बहुत कम से कम हम पाठ्यपुस्तक में देखें। यदि है भी तो उसका तुरंत निवारण या फिर हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी दृष्टि को लाने से जो है दूसरे एडिशन में, दूसरी आवृत्ति में ऐसी गलतियों को हम लोग हटा सकें। अतः यहाँ पर मुद्रण जो है या कागज जो है एक प्रकार का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। जैसे दूसरी बात है, दूसरा गुण है मुद्रण। मुद्रण में हम देखते हैं कि मतलब कहीं कहीं शाई बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई होती है, एकदम काला धब्बा वहाँ पर लग जाता है। उसके पीछे जो शब्द छपे हुए होते हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। और अक्सर यह देखा जाता है कि जहाँ पर वैसा प्रकार हुआ है, जहाँ उस प्रकार की शाई का अधिक मात्रा में गिरना संभव हुआ है, ऐसे एक ही शब्द से उस पूरे वाक्य का मर्म छिपा होता है। इसलिए यदि संभवतः ऐसा हो जाता है तो हम वहाँ पर निरर्थक लगेंगे। और साथ साथ मुख्य पाठ्यपुस्तक के जो मुख्य गुण हैं वे हैं चित्र। चित्रों के माध्यम से भी हम जो है इसको दिखा सकते हैं। जैसे किसी भी कक्षा का एक हम अगर पाठ्यपुस्तक लें तो उसमें हम चित्रों के माध्यम से भी हम पाठ्यपुस्तक को समझा सकते हैं। यदि रंग बिरंगे चित्र उसमें नहीं हैं तो उन चित्रों के माध्यम से हम जो कल्पना करते हैं उस कल्पना को हम छात्रों में विकसित नहीं करा सकते हैं। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि दिए गए पाठ्यपुस्तक के गुणों में चित्र भी यह मुख्य गुण होना चाहिए। उसके पश्चात है जिल्द। छोटी कक्षा के छात्रों की किताबें बड़ी जिल्द में या फिर कठिन जिल्द में होनी चाहिए। जिल्द यानी कवर, लेकिन ऐसा हम लोग अक्सर नहीं देखते हैं। जो उच्च कक्षाएं हैं उन छात्रों को या फिर छात्राओं को अपने पाठ्यपुस्तकों को किस प्रकार से रखना चाहिए उस रखरखाव के बारे में अधिक जानकारी होती है। छोटे बालकों में उम्र के हिसाब से और वे जो है उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो जिल्द है, जो छोटी कक्षाओं को बनाई जाने वाली जो किताबें हैं, उसे 1 वर्ष तक बिना किसी धोखे के या फिर बिना किसी उसको हानि पहुँचे, क्षति पहुँचे, हम उसका इस्तेमाल हर दिन कक्षा में कर सकें। इसे ध्यान में रखकर जो है आपके पाठ्यपुस्तक का जिल्द वहाँ पर दिखना चाहिए। उसके पश्चात है मूल्य। मूल्य यानी दाम। छोटी किताब है लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा है। ऐसा रहने से भी उस किताब को हम लोग कुछ या फिर कोई भी नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए किफ़ायती दाम हो, यह वह सभी के लिए उपदायी हो, या फिर वह जो है सभी लोग या किसी भी स्तर के हों, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसे खरीद सकने में समर्थ हों।
ऐसा अगर हम मूल्य उसका निर्धारित करते हैं तो पाठ्य पुस्तक के मुख्य गुणों में इसको हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि अधिक मूल्य रहने से हम किताबें या फिर पुस्तकों को ठीक रूप से नहीं खरीद सकते, इसलिए मूल्य का भी इसमें विशेष योगदान माना जाता है। उसके पश्चात आता है पुस्तकालय। पाठ्य पुस्तक की रचना हमने देखी, उसकी आवश्यकता को हमने देखी, उसके विभिन्न उद्देश्य क्या है, उसके प्रकार क्या है, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो अब देखते हैं पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है, पुस्तकालय की आवश्यकता है भी या नहीं। तो देखिए, पुस्तकालय ज्ञान का अक्षय भंडार है। पुस्तकालय समाज एवं विद्यालय का बौद्धिक भोजन है। बिना पुस्तकालय के विद्यालय अधूरे ही नहीं वरन पंगु हैं। विद्यालय एवं पुस्तकालय एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। देखिए, पुस्तकालय के बारे में कितनी सारी बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। पुस्तकालय अक्षय ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का अक्षय उसमें भंडार छिपा हुआ होता है, यानी कई सारी चीज़ों को हम एक ही जगह पर बता सकते हैं। एक किताब में कई सारे सिद्धांतों की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। केवल एक किताब में हम दुनिया के सभी उन तमाम मुख्य महत्वपूर्ण बातों को उल्लेख कर सकते हैं जो एक ही किताब में सब लोगों को एक साथ पढ़ने को मिले, इसलिए कई प्रकार की जानकारी उसमें दी जाती है। पुस्तकालय समाज एवं विद्यालय का बौद्धिक भोजन है। यहाँ पर पुस्तकालय के बारे में क्या बताया जा रहा है? पुस्तकालय समाज एवं विद्यालय का बौद्धिक भोजन है। समाज का और विद्यालय का ये जो है बौद्धिक भोजन है, मतलब जो ज्ञान संबंधी जो बातें यहाँ पर बताई जाती है, उन ज्ञान संबंधी बातों को हम ध्यान में रखकर जो है इस पुस्तक की रचना हमें करनी चाहिए, क्योंकि यह बौद्धिक भोजन है। किनकी? पुस्तकालय समाज का, मतलब समाज में किस प्रकार से हम लोग परिवर्तन लाना चाहिए, किस प्रकार के बौद्धिक स्तरों को उसका उपयोग हमें करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को जो है वे एक साथ बताते हैं ऐसे पुस्तकालय। बिना पुस्तकालय के विद्यालय अधूरे ही नहीं पंगु हैं। मान लीजिए बहुत विशाल ऐसा इमारत आपने खोल दिया है ज्ञान महल का, या फिर जहाँ पर पढ़ाई जाती है, या फिर जो जिसे हम पाठशाला कहते हैं, इसका बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण किया हो, लेकिन वहाँ पर जो विद्यालय है उस विद्यालय में पुस्तकालय ही नहीं है, तो भी वह बिना सिर के धड़ कहलाएगा। क्योंकि जहाँ बौद्धिकता होती है वहाँ ही हम लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। बिना बौद्धिक के हम लोग किसी भी कार्य को भी ठीक से नहीं कर सकते। अतः बिना पुस्तकालय के विद्यालय अधूरे ही नहीं बल्कि पंगु कहलाते हैं। विद्यालय एवं पुस्तकालय अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर वे निर्भर हैं, मतलब एक पर दूसरा निर्भर करने के कारण जो है उसमें हम लोग यह देखते हैं कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व जो है कोई मूल्य नहीं रख सकता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर जो है जो विषय सूची बताई जाती है उसका हमें निवारण करना चाहिए। दूसरा, मतलब कार्लाइक ने कहा है, मुझे किसी राष्ट्र के पुस्तकों एवं पुस्तकालयों की संख्या बतला दो तो मैं यह कह दूंगा कि उस राष्ट्र की शक्ति क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है तथा उसका वर्तमान और भविष्य क्या है। मतलब केवल एक पुस्तक के माध्यम से या फिर वहाँ पर जो पुस्तकालय बनाई गई हैं उनके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि वहाँ के राष्ट्र का भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, उस राष्ट्र के प्रति आकांक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो हमें पुस्तकालयों से कुछ लाभ भी है। जी हाँ, स्वाध्याय की आदत का विकास पुस्तकालयों से होता है, मौन वाचन का अभ्यास पुस्तकालय से होता है, अवकाश का सदुपयोग हम पुस्तकालयों के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब इतने सारे पुस्तकालयों से हमें लाभ है। साथ साथ क्या होता है, साहित्यकारों के ग्रंथों से संपर्क बिना व्यय किए ज्ञानार्जन हिंदी शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है। मतलब जो अलग अलग साहित्यकार हैं उनके ग्रंथों से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं पुस्तकालयों के माध्यम से। साथ साथ बिना पैसे खर्च किए, बिना व्यय के हम ज्ञानार्जन कर सकते हैं। पुस्तकालयों में कई प्रकार की विविध प्रकार की पुस्तकें रखी जाती हैं।
हमें किसी प्रकार की पैसों का वहाँ पर खर्च न करने बिना हम उन किताबों को पढ़कर ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है और हिंदी शिक्षक को भी इसके महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना चाहिए। तो पुस्तकालय के प्रकार कई सारे हैं। विद्यालय पुस्तकालय या इसे हम केंद्रीय पुस्तकालय भी कहते हैं, साथ साथ कक्षा पुस्तकालय भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब सम्यक शिक्षा के लिए, हिंदी भाषा के सम्यक शिक्षा के लिए विद्यालय में मुख्यतः 2 प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। पहला विद्यालय पुस्तकालय या केंद्रीय पुस्तकालय और दूसरा कक्षा पुस्तकालय। और अंत में इसके साथ साथ मतलब ये जो 2 किताबें हैं, उन 2 किताबों के साथ साथ, पुस्तकालयों के साथ साथ दूसरे भी पुस्तकालय होते हैं, अध्यापक पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय। क्योंकि अध्यापक अलग अलग संदर्भों के लिए, रेफरेंस के लिए जो है वे भी किताबों के जानकार चाहते हैं, किताबों की आवश्यकता उनको भी होती है। इसलिए अध्यापक पुस्तकालय करके भी एक नए से शुरू किया जाता है हर विद्यालय में। और विभागीय पुस्तकालय अलग एक ही विश्वविद्यालय में या फिर विद्यालय में कई प्रकार के पुस्तक या फिर कई प्रकार के विभाग वहाँ पर होते हैं। इसलिए उन अलग अलग विभागों के पुस्तकों की संरचना उस पुस्तकालय में करने के कारण जो है वहाँ पर विभागीय पुस्तकालय का भी वर्णन किया जाता है या फिर उसकी स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पुस्तकालय, उसकी आवश्यकता, उसके प्रकार, उसका महत्व, कितने प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त की। साथ साथ पाठ्यपुस्तक क्या होते हैं, पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं, पाठ्यपुस्तक के उपयोग, पाठ्यपुस्तक के प्रकार, ठीक, और पाठ्यपुस्तक का विशेषताएं, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर इस पहले भाग में यानी 5वीं जो इकाई है पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय से संबंधित आज हम जानकारी प्राप्त किए हैं। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।